नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में आपका स्वागत है। हम संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक्ड पर चर्चा कर रहे हैं। हम अभी चैप्टर 9 पर हैं, लक्ष्य और दिशा के बिना निवेश। और आज हम मिथ 74 की गहराई में उतरेंगे। ये एक बहुत ही आम धारणा है। वेल्थ क्रिएट करनी है, प्रॉपर्टी या गोल्ड में डालो, यानी अमीर बनना है तो सारा पैसा जमीन या सोने में लगा दो। सच कहूं तो ये सलाह मुझे मेरे अपने परिवार में कई बार मिली है। तो मन में सवाल उठता है कि आखिर ये सोना और प्रॉपर्टी को लेकर इतना जुनून आता कहां से है। देखिए, ये जुनून बहुत स्वाभाविक है क्योंकि ये हमारी पिछली पीढ़ियों के अनुभव से आता है। किताब इसे एक दिलचस्प नाम देती है, पैतृक प्रेरित रणनीति, मतलब एक एंसेस्ट्रल ड्रिवन स्ट्रेटेजी। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है, हम निवेश वैसे ही करते हैं जैसे हमारे बाप दादा करते आए हैं। उन्होंने जमीन से पैसा बनाया तो हम भी आंख मूंद कर जमीन में ही पैसा डालेंगे, भले ही आज के बाजार और विकल्प कितने ही बदल गए हों। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक मिनट, हमारे देश में तो ऐसी हजारों कहानियां हैं जहां लोगों ने सिर्फ जमीन में निवेश करके ही अपनी किस्मत बदली है। क्या किताब इस बात को पूरी तरह से नकारती है कि एक जगह पैसा लगाकर भी बड़ी संपत्ति बन सकती है? नहीं, किताब इस बात को नकारती नहीं है, और यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। कॉन्सेंट्रेशन यानी एक ही जगह पैसा लगाने से तेजी से संपत्ति बन सकती है, पर यह एक दोधारी तलवार है। यहाँ जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। निवेश को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक क्रिकेट टीम बनाने जैसा। ओके। आप सिर्फ एक ही सुपरस्टार बल्लेबाज के भरोसे वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आपको अच्छे गेंदबाज, फील्डर और एक विकेट कीपर भी चाहिए। बहुत दिलचस्प एनालॉजी है। तो इस हिसाब से जो लोग सिर्फ प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं वो अपनी टीम में सिर्फ एक ही बल्लेबाज रख रहे हैं। बिल्कुल। आपका प्रॉपर्टी वाला बल्लेबाज शायद शतक मारेगा, लेकिन अगर वो 0 पर आउट हो गया तो पूरी टीम गई। हाँ, आपकी टीम को बचाने के लिए दूसरे खिलाड़ी यानी दूसरे एसेट्स होने चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण के महत्व को कम आंकना। सोचिए, आपने अपनी सारी जमा पूंजी एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगा दी। 5 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट किसी कानूनी पछड़े में फंस गया। अब आपके पास कागज पर तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पर हाथ में फीस भरने के पैसे भी नहीं। डाइवर्सिफिकेशन आपको ऐसी ही कागजी अमीरी से बचाता है। ये एक बहुत ही मजबूत उदाहरण है। मेरे एक रिश्तेदार ने 2008 की मंदी से ठीक पहले अपनी सारी बचत सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगा दी थी। वो कहते थे एक ही घोड़ा दौड़ेगा और जिताएगा। नतीजा हम सब जानते हैं। शायद डाइवर्सिफिकेशन का असली मतलब संकट में ही समझ आता है। तो सवाल उठता है कि इस सोच से बाहर कैसे निकलें? किताब क्या रास्ता सुझाती है? किताब एक संतुलित निवेश दृष्टिकोण की बात करती है। इसका मतलब है अपनी क्रिकेट टीम को संतुलित बनाना। कुछ पैसा इक्विटी जैसे तेज खेलने वाले बल्लेबाजों पर लगाइए, कुछ फिक्स्ड इनकम जैसे भरोसेमंद गेंदबाजों पर, और कुछ सोना या प्रॉपर्टी जैसे ऑलराउंडर पर। एक ही एसेट क्लास में जरूरत से ज्यादा निवेश यानी ओवर एक्सपोजर से हमेशा बचना चाहिए। ये सुनने में तो सही लगता है, लेकिन एक आम निवेशक को कैसे पता चलेगा कि किस खिलाड़ी पर कितना दांव लगाना है? किताब इसमें भी कोई मदद करती है? हाँ, किताब कुछ बहुत जरूरी सवाल देती है जो हर निवेशक को खुद से पूछने चाहिए। पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क ले ही क्यों रहा हूं? क्या मुझे रातों रात अमीर बनना है? और फिर शायद अगला सवाल ये होगा कि क्या इस एक ही दांव पर अपनी पूरी पूंजी लगा देना समझदारी है? क्या मेरे पास कोई बैकअप प्लान है? एकदम सही। ये सवाल हमें हमारी रिस्क एपेटाइट यानी जोखिम लेने की क्षमता की हकीकत दिखाते हैं। और आखिरी सवाल जो सबसे जरूरी है, क्या मैं अपनी टीम को बेहतर तरीके से फैलाकर यानी ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन के साथ भी अपने वित्तीय लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब हाँ होता है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि सिर्फ एक सुपरस्टार बल्लेबाज के भरोसे मैच जीतना एक बहुत बड़ा जुआ है। संपत्ति बनाने के लिए एक संतुलित टीम यानी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना ही समझदारी है। एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना, चाहे वो सोने के ही क्यों न हो, एक बड़ा जोखिम है। अगले अंक में हम मिथ 75 पर चर्चा करेंगे। वेल्थ क्रिएट करने के लिए एलोकेशन की नहीं, कितनी क्वांटिटीज है वो मैटर करती है। यानी क्या संपत्ति बनाने के लिए शेयरों की मात्रा मायने रखती है, या फिर ये कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लगा है? इस सवाल पर विचार करें।
क्या 100 कमजोर खिलाड़ी मिलकर एक मजबूत टीम बना सकते हैं या 11 संतुलित खिलाड़ी ज्यादा बेहतर है? इस विषय पर सोचते रहिएगा। मिलते हैं अगली चर्चा में। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।